चाबियां दरवाजे नहीं खोलती, वे पुराने समय को खोल देती है। मेरे पास दादी के घर की वो आखिरी चाबी आज भी रखी है। वह छोटी सी पीतल की चाबी मेरी हथेली पर उतनी ही शांत पड़ी थी जितनी शांत वो आखिरी दोपहर थी, जब दादी ने उसे मेरी मुट्ठी में रखकर बस इतना कहा था, कुछ चीजें दरवाजे नहीं खोलती बेटा, वे इंतजार खोलती है। इतने वर्षों बाद जब मैंने उस चाबी को फिर से अपनी उंगलियों के बीच घुमाया, तो उसकी धातु की ठंडक में जाने कितनी गर्म हथेलियों की यादें छिपी हुई महसूस हुईं। उस पर समय की हरी परत चढ़ चुकी थी, किनारों पर हल्की घिसावट थी, जैसे उसे वर्षों तक किसी ने रोज छुआ हो। मैं बरामदे की टूटी हुई सीढ़ी पर खड़ा था और सामने वही पुराना घर था, दादी का घर, जो अब किसी मकान से ज्यादा एक लंबी सांस जैसा लगता था। एक ऐसी सांस जिसे मैंने जाने कब से पूरा भर कर लिया ही नहीं था। सावन की हल्की बारिश अभी अभी थमी थी। मिट्टी की भीनी खुशबू हवा में घुली हुई थी। आंगन के बीचों बीच खड़ा नीम का पेड़ पहले से कहीं ज्यादा बूढ़ा दिख रहा था। उसकी शाखाओं से पानी की बूंदें धीरे धीरे नीचे गिर रही थी, जैसे पेड़ भी किसी पुराने किस्से को बिना जल्दी किए सुनाना चाहता हो। लकड़ी का बड़ा दरवाजा अब भी वही था। रंग उखड़ चुका था, लेकिन पीतल की वही गोल कुंडी शाम की हल्की रोशनी में धीमे धीमे चमक रही थी। मैंने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। उसने वही पुरानी आवाज निकाली, धीमी, लंबी, पहचान से भरी, जैसे किसी ने भीतर से कहा हो, आ ही गए। दरवाजे के खुलते ही धूल के महीन कण हवा में तैरने लगे। खिड़की की दरार से आती धूप उन कणों पर पड़ रही थी और पूरा कमरा ऐसे चमक रहा था मानो हवा में छोटी छोटी यादें तैर रही हों। लकड़ी की पुरानी अलमारी अपनी जगह पर खड़ी थी। कोने में रखा लालटेन धूल से ढका था। दीवार पर लगी घड़ी कई साल पहले किसी समय पर रुक गई थी। उसके कांटे अब भी वही ठहरे थे, लेकिन घर की खामोशी में समय फिर भी धीरे धीरे चलता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने अपना बैग नीचे रखा। कई सालों से इस घर में कोई नहीं आया था। रिश्तेदारों ने कई बार कहा था कि मकान बेच देना चाहिए। शहर से इतनी दूर आना किसके बस की बात थी। लेकिन हर बार मैं कोई न कोई बहाना बना देता। शायद इसलिए नहीं कि मुझे ये घर चाहिए था, बल्कि इसलिए कि मैं अभी तक ये मानने को तैयार नहीं था कि दादी सचमुच अब यहाँ नहीं थी। कुछ घरों के खाली हो जाने का मतलब सिर्फ लोगों का चले जाना नहीं होता, उनके साथ हमारी उम्र का एक हिस्सा भी वही रह जाता है। मैं धीरे धीरे हर कमरे से गुजरा। मिट्टी का ठंडा फर्श अब भी वैसा ही था। मेरी चप्पलों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। रसोई के दरवाजे पर पहुंचते ही कदम अपने आप धीमे हो गए। एक पल के लिए आंखें बंद की तो लगा जैसे अभी दादी चूल्हे पर लोहे की कड़ाही चढ़ाए बैठी हों। घी में जीरे का तड़का पड़ रहा हो, ताज़ी रोटियों की खुशबू हवा में घुल रही हो, और वे बिना मेरी ओर देखे कह रही हों, हाथ धोकर आओ, फिर खाना मिलेगा। मैं मुस्कुरा दिया। कुछ आवाजें कभी बूढ़ी नहीं होती। रसोई अब बिल्कुल खाली थी। मिट्टी के चूल्हे पर राख की पतली परत जमी थी। पीतल के बर्तन दीवार पर टंगे हुए थे, लेकिन उनकी चमक बहुत पहले कहीं खो चुकी थी। मैंने एक पुरानी पीतल की थाली उठाई, उंगलियों से उसकी धूल साफ की। उसमें अपना चेहरा देखा। चेहरा बदल गया था, लेकिन आंखों में कहीं वही छोटा सा लड़का अब भी बैठा था, जो हर दोपहर आम के अचार का टुकड़ा चुराकर भाग जाया करता था। बरामदे में रखी पुरानी चारपाई पर हाथ फेरा। रस्सियाँ ढीली पड़ चुकी थी। यही दादी हर शाम बैठकर कपास धुनती थी। कभी मेरी शर्ट पर बटन टांगती, कभी पड़ोस की चाची से धीमी आवाज में बातें करती, कभी बिना किसी वजह के आसमान को देखती रहती। तब मैं सोचता था कि बड़े लोग इतना चुप क्यों रहते हैं। आज समझ आया, शायद चुप्पी भी उम्र के साथ बोलना सीख जाती है। बाहर नीम के पेड़ पर बैठे पंछियों की आवाज धीरे धीरे बदल रही थी। शाम उतर रही थी। बादलों के पीछे से धूप का रंग सुनहरा होने लगा था। खिड़की के लकड़ी वाले पल्ले हवा से हल्के हल्के हिल रहे थे।
उनकी चरमराहट सुनकर लगा जैसे घर अब भी अपनी रोज की सांसें ले रहा हो। मैंने सफाई शुरू की। पुराने अखबार अलग रखे, टूटी हुई टोकरियां बाहर निकाली, अलमारी के ऊपर जमी धूल साफ की। हर चीज को हाथ लगाते ही उसके साथ कोई छोटी सी याद जुड़ जाती। कहीं मेरा बचपन का कंचा मिला, कहीं लकड़ी की छोटी सीटी, कहीं रंग उड़े हुए ताश के पत्ते। मैं हर चीज को देखता और कुछ देर यूं ही बैठ जाता। समय जैसे सफाई से ज्यादा यादें निकाल रहा था। काफी देर बाद मैं दादी के कमरे में पहुंचा। यही घर का सबसे शांत कमरा था। खिड़की ठीक नीम के पेड़ की ओर खुलती थी। शाम की हवा पर्दे को धीरे धीरे हिला रही थी। दीवार पर दादाजी की पुरानी तस्वीर टंगी थी। उसके फ्रेम पर धूल की महीन रेखा जमा थी। पास ही एक छोटी लकड़ी की संदूकची रखी थी, जिसे मैंने बचपन में कभी खुलते नहीं देखा था। मैं उसके सामने बैठ गया। ताला नहीं था, बस ढक्कन थोड़ा अटका हुआ था। धीरे से खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े तह करके रखे थे। उनकी खुशबू अब भी वैसी ही थी, हल्की कपूर, चंदन और जाने कितनी दोपहरों की मिलीजुली महक। कपड़ों के नीचे एक छोटा कपड़े का थैला रखा था। मैंने उसे खोला और वही चाबी फिर मेरी हथेली में आ गई। मैं कुछ क्षण बिल्कुल स्थिर बैठा रहा। तो ये वही चाबी थी जिसे मैंने इतने वर्षों तक अपने शहर वाले घर की किसी दराज में समझ रखा था। असल वाली तो यही थी। या शायद यादें हमेशा वहीं रहती है जहां उन्हें पहली बार रखा गया हो। चाबी के साथ एक छोटी सी सूती डोरी भी बंधी हुई थी। डोरी का रंग फीका पड़ चुका था। मुझे धुंधलासा याद आया, दादी इसे अपनी साड़ी के पल्लू में बांधकर रखती थी। मैं अक्सर पूछता था, दादी, इसमें ऐसा क्या है? वे मुस्कुरा देती, जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तब बताऊंगी। मैं बड़ा तो हो गया था, लेकिन पूछना भूल गया, और शायद वे बताने का इंतजार करती रह गईं। उस शाम कमरे में बहुत कम रोशनी बची थी। मैंने पास रखा पुराना लालटेन साफ किया। उसमें थोड़ा मिट्टी का तेल अब भी था। बाती सीधी की और माचिस जलाई। छोटी सी लौ धीरे धीरे स्थिर हो गई। उसकी गर्म रोशनी दीवारों पर फैलने लगी। पुराने फोटो फ्रेम जैसे फिर से जिंदा हो उठे। एक तस्वीर में मैं था, 5 या 6 साल का। मेरी जेब मिट्टी से भरी हुई थी और दादी हंसते हुए मेरे सिर पर हाथ रखे खड़ी थी। मैंने तस्वीर को बहुत देर तक देखा। तब समझ नहीं आता था कि किसी की हथेली सिर पर रख देने भर से इतना सुकून क्यों मिलता है। आज समझ आता है। कुछ लोग हमारे सिर पर हाथ नहीं रखते, वे हमारे भीतर एक ऐसा घर बना देते हैं जहां हम पूरी जिंदगी लौटना चाहते हैं। बाहर फिर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। नीम की पत्तियों पर गिरती बूंदों की आवाज कमरे तक आ रही थी। कहीं दूर किसी मंदिर की शाम की घंटी सुनाई दी। पक्षियों की अंतिम उड़ानें आसमान में धुंधली हो रही थीं। घर धीरे धीरे रात की ओर बढ़ रहा था। मैंने चाबी अपनी हथेली में कस ली। अब सवाल ये नहीं था कि ये किस ताले की है। सवाल ये था कि इतने वर्षों तक मैंने अपने भीतर कौन सा दरवाजा बंद रखा था। और शायद उसका जवाब इस घर की अगली सुबह अपने आप धीरे धीरे सामने आने वाला था। सुबह की पहली रोशनी खिड़की की लकड़ी की झिर्रियों से छनकर कमरे में उतर रही थी। धूल के छोटे छोटे कण उस रोशनी में ऐसे तैर रहे थे जैसे किसी ने हवा में बहुत सारी पुरानी दोपहरें छोड़ दी हों। रात भर की बारिश के बाद पूरा आंगन धुला हुआ लग रहा था। नीम की पत्तियों से अब भी बूंदें टपक रही थीं। कहीं दूर कोयल की धीमी आवाज आई और उसके बाद फिर वही सुकून भरी खामोशी जो सिर्फ पुराने घरों में मिलती है। मैंने रात को सिरहाने रखी वह पीतल की चाबी उठाई। सुबह की धूप में उसका रंग कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। कल रात जो चाबी सिर्फ एक पुरानी धातु का टुकड़ा लग रही थी, आज उसमें जाने कितनी उंगलियों की गर्माहट महसूस हो रही थी। मैंने उसे धीरे से हथेली में बंद किया और बरामदे में आ गया। आंगन में कदम रखते ही मिट्टी की नमी पैरों के तलवों तक उतर गई। बीचों बीच खड़ा नीम का पेड़ हल्की हवा के साथ झूम रहा था।
उसके नीचे रखा पुराना पत्थर अब भी वही था, जहाँ दादी हर सुबह तुलसी को पानी देने के बाद कुछ देर बैठा करती थी। मैं उसी पत्थर पर बैठ गया। अचानक जाने कहाँ से एक छोटी सी हंसी मेरे कानों में गूंजी। मैंने पलटकर देखा। आंगन बिल्कुल खाली था, लेकिन मन के किसी कोने में एक नन्हा लड़का नंगे पैर भाग रहा था। उसकी आधी निकली हुई कमीज थी, घुटनों तक चढ़ी निकर थी और हाथ में मिट्टी का खिलौना था। वह लड़का मैं ही था। यादें कभी एक साथ नहीं लौटती। वे पहले आवाज भेजती है, फिर खुशबू, फिर चेहरे, और सबसे आखिर में पूरा दिन। मैं मुस्कुराया। मुझे याद आया, हर गर्मी की छुट्टियों में जैसे ही बस गांव के मोड़ पर रुकती, मैं बैग वहीं छोड़कर दौड़ पड़ता था। कच्ची पगडंडी पार करते हुए नीम के पेड़ तक पहुंचने से पहले ही दादी दरवाजे पर खड़ी मिल जाती। इतना तेज मत भाग, गिर जाएगा। और मैं हर बार वही जवाब देता, पहले गले लगूंगा, फिर गिरूंगा। दादी हंस पड़ती। उनकी हंसी बहुत ऊंची नहीं होती थी, बस होठों से निकलकर आंखों तक पहुंच जाती थी। वही हंसी पूरे घर को भर देती थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। उस हंसी की गूंज आज भी इस घर की दीवारों में कहीं अटकी हुई थी। रसोई की ओर बढ़ते ही यादों का दूसरा दरवाजा खुल गया। दादी सुबह सुबह पीतल की बड़ी देगची में दूध उबालती थी। जैसे ही दूध ऊपर आने लगता, वे मुझे आवाज देती, जल्दी आओ, भाग जाएगा। मैं भागता हुआ पहुंचता और दोनों हाथों से देगची पकड़ने की कोशिश करता। वे हंसकर कहती, अरे, इतना भी नहीं कि दूध भाग जाए। बस थोड़ा धैर्य रखो। उस समय धैर्य शब्द का मतलब समझ नहीं आता था। अब लगता है दादी पूरी जिंदगी मुझे वही एक चीज सिखाती रहीं। रसोई के कोने में एक मिट्टी का मटका रखा था। मैंने उसके पास जाकर हाथ फेरा। उसकी सतह ठंडी थी। याद आया, हर दोपहर मैं खेलते खेलते पसीने से भीग कर आता और बिना गिलास के सीधे मटके से पानी पीने लगता। दादी दूर से ही डांटती, अरे, गिलास रखा है न। लेकिन जब तक वे उठती, मैं आधा पानी पी चुका होता। फिर वे सिर हिलाकर मुस्कुरा देती। बच्चों की प्यास भी अजीब होती है। आज समझ आया, बच्चों को पानी कम, अपनापन ज्यादा चाहिए होता है। रसोई की अलमारी खोलते ही एक छोटी सी स्टील की डिब्बी दिखाई दी। अंदर कुछ नहीं था, लेकिन उसकी हल्की सी खुशबू अब भी बची हुई थी। मैंने ढक्कन नाक के पास लाया। हल्दी, घी और बेसन। अचानक आंखों के सामने पूरा दृश्य उतर आया। बरसात का दिन था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। मैं और मोहल्ले के बाकी बच्चे भीगते हुए घर लौटे थे। दादी ने पहले सबको सूखे तौलिए दिए, फिर गर्मा-गर्म बेसन के पकोड़े बनाए। हम सब गोल घेरा बनाकर बैठ गए। कोई चटनी ज्यादा मांग रहा था, कोई आखिरी पकौड़ा छिपा रहा था। दादी हर बच्चे की प्लेट में बराबर बराबर रख रही थी। किसी को कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं। तब समझ नहीं आता था कि बराबरी सिर्फ चीजों की नहीं होती, बराबरी उस एहसास की भी होती है कि इस घर में हर कोई अपना है। आंगन के कोने में रखा झूला अब भी लकड़ी की दो पुरानी बल्लियों के बीच लटका हुआ था। रस्सियां नई बांध दी गई थी, शायद किसी पड़ोसी ने वर्षों पहले, लेकिन झूले की लकड़ी वही थी। मैंने धीरे से उसे हाथ लगाया। वह हल्का सा हिला और उसी पल याद आया, दादी मुझे झूला झुलाते हुए हमेशा एक ही कहानी सुनाती थी। कहानी किसी राजा की नहीं होती थी, न किसी परियों की। वे कहती थी, सबसे बड़ा खजाना वो घर होता है जहां लौटने की जल्दी हो। मैं उस समय झूले की ऊंचाई गिनता रहता, उनकी बातों का अर्थ नहीं। आज लगता है, उन्होंने जो सबसे कीमती बातें कहीं, उन्हें समझने में मुझे आधी जिंदगी लग गई। दोपहर धीरे धीरे उतरने लगी थी। सूरज बादलों के बीच से निकलकर आंगन में सुनहरी चादर बिछा रहा था। नीम की छाया मिट्टी के फर्श पर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई थी। हवा में कहीं से आम के अचार की हल्की सी याद जैसी खुशबू तैर आई। अचार। मैं हंस पड़ा। दादी मिट्टी के बड़े मर्तबान में आम का अचार डालती थी
और सख्त हिदायत देती थी, हाथ मत लगाना। और मैं हर दूसरे दिन चोरी से एक फाक निकाल ही लेता। एक बार उन्होंने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं डर गया था। सोचा, आज तो डांट पड़ेगी। लेकिन उन्होंने बस मेरी हथेली आगे करवाई, उस पर अचार का एक और टुकड़ा रखा और बोली, चोरी मत किया करो, मांग लिया करो। बस इतना ही। उस दिन पहली बार समझ आया था कि प्यार अक्सर सजा देने के बजाय रास्ता दिखाता है। बरामदे की दीवार पर एक कील लगी थी। उसी पर कभी दादी अपनी चाबी टांगती थी। मैंने अनायास अपनी जेब से वही पीतल की चाबी निकाली, धीरे से उसी कील पर टांग दी। वो बिल्कुल उसी जगह आकर ठहर गई, जैसे कभी गई ही न हो। मैं कुछ देर उसे देखता रहा। हवा चलती रही, चाबी बहुत हल्के से हिली। उसकी धीमी सी खनक पूरे बरामदे में फैल गई। वही आवाज जिसे मैंने शायद बचपन में कभी सुना ही नहीं था। कुछ आवाजें सिर्फ उम्र सुन सकती है। शाम होते होते मैं घर की सफाई में फिर लग गया। पुरानी अलमारी से कपड़े निकालते समय एक छोटी कपड़े की गेंद मिली। मैं हंस पड़ा। ये हमारी सबसे पसंदीदा क्रिकेट बॉल थी। असली गेंद खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पुराने कपड़े कसकर बांध देते और पूरा मोहल्ला उसी से मैच खेलता। जब गेंद छत पर चली जाती, दादी सबसे पहले सीढ़ी लेकर पहुंच जाती और हंसते हुए कहती, तुम लोग खेलो, मैं गेंद उतार देती हूँ। उनके लिए हर खेल जरूरी था, हर शरारत भी। शायद इसलिए उनके साथ रहते हुए कभी ये डर नहीं लगा कि गलती करने पर प्यार कम हो जाएगा। रात धीरे धीरे उतरने लगी। मैंने फिर लालटेन जलाई, रसोई से एक छोटी केतली निकालकर चाय बनाई। उसी बरामदे में बैठकर धीरे धीरे घूंट भरने लगा। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। लकड़ी की छत पर गिरती बूंदों की आवाज किसी धीमे संगीत जैसी लग रही थी। मेरी नजर फिर उसी चाबी पर गई। वो अब भी कील पर टंगी थी, लेकिन इस बार उसके पीछे दीवार पर एक हल्का सा निशान दिखाई दिया, जैसे वर्षों तक वहां कुछ और भी टंगा रहा हो। मैंने लालटेन उठाकर पास से देखा। दीवार पर धूल के बीच एक चौकोर साफ हिस्सा था, मानो कभी वहां कोई छोटी तस्वीर लगी हो, या शायद कोई पुराना लकड़ी का डिब्बा। मैं कुछ देर उसे देखता रहा, याद करने की कोशिश की, लेकिन स्मृति वहीं आकर रुक गई। मुझे बस इतना याद था, दादी उस जगह के पास अक्सर खड़ी होकर कुछ पल चुप रहती थी और फिर मुस्कुराकर दूसरी ओर चली जाती थी। मैंने लालटेन की लौ थोड़ी ऊंची की। दीवार पर पड़ा वह फीका निशान अब और साफ दिख रहा था। शायद घर अभी भी मुझे एक एक करके सब कुछ याद दिलाना चाहता था। और मुझे पहली बार लगा कि ये चाबी किसी बंद संदूक से ज्यादा मेरे अपने बचपन के उन कमरों की चाबी है, जिनके दरवाजे मैंने शहर की भागती जिंदगी में अनजाने ही बंद कर दिए थे। उस रात बारिश की धीमी लय के बीच दादी की हंसी, पकोड़ों की खुशबू, झूले की चरमराहट और उस पीतल की चाबी की हल्की सी खनक एक साथ घुलने लगी, और मुझे महसूस हुआ कि कुछ यादें लौटकर नहीं आती। वे बस धीरे धीरे हमारे भीतर फिर से रहने लगती है। रात भर बारिश होती रही। लकड़ी की छत पर गिरती बूंदों की वह एकसी लय कभी धीमी हो जाती, कभी थोड़ी तेज, फिर दोबारा शांत। जाने कब उसी आवाज को सुनते सुनते मेरी आंख लग गई थी। कई वर्षों बाद मैंने बिना किसी गाड़ी के हॉर्न, बिना मोबाइल की घंटी और बिना किसी अधूरे काम की चिंता के नींद ली थी। ऐसा लगा जैसे इस पुराने घर ने मेरे सिरहाने बैठकर सारी बेचैनियां धीरे धीरे उतार दी हों। सुबह जब मेरी आँख खुली, तब सूरज पूरी तरह नहीं निकला था। बादलों के पीछे से आती हल्की रोशनी पूरे घर में फैली हुई थी। हवा में गीली मिट्टी, नीम की पत्तियों और पुराने लकड़ी के फर्नीचर की मिलीजुली खुशबू थी। बरामदे की कील पर वही पीतल की चाबी टंगी हुई थी। हवा चलती तो वो बहुत हल्के से हिलती और उसकी धीमी सी खनक पूरे घर में फैल जाती। मैंने चाय बनाई और उसी बरामदे में बैठ गया। बरसों बाद मेरे पास कोई जल्दी नहीं थी, न कोई मीटिंग, न कोई फोन,
न किसी ईमेल का जवाब। बस सामने भीगा हुआ आंगन था और समय था जो पहली बार मेरे साथ बैठा हुआ लग रहा था। चाय का पहला घूंट लेते ही सामने वाली टूटी हुई दीवार के उस पार से एक परिचित आवाज आई। लगता है आखिर लौट ही आए। मैंने सिर उठाया। दीवार के उस पार से एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे। पहचानने में थोड़ा समय लगा। फिर अचानक याद आया, रामू काका। वे हंस पड़े। अच्छा है, अभी पूरी तरह भूले नहीं। मैं भी मुस्कुरा दिया। बचपन में पूरा दिन उन्हीं के खेतों में भागते दौड़ते बीत जाता था। वे मुझे गन्ना काट कर देते, कभी पेड़ से अमरूद तोड़कर खिलाते और शाम होते होते दादी को आवाज लगाते, अपना शेर वापस ले जाओ। आज वे पहले से कहीं झुक गए थे, लेकिन उनकी मुस्कान बिल्कुल वैसी ही थी। थोड़ी देर बाद वे आंगन में आ गए। मैंने उनके लिए चारपाई खींच दी। कुछ देर हम दोनों बिना बोले बैठे रहे। पुराने लोग शायद बातचीत से पहले खामोशी का सम्मान करना जानते हैं। उन्होंने धीरे से घर की ओर देखा, फिर बोले, बहुत इंतजार किया इस घर ने। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जवाब मेरे पास था ही नहीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, शहर में बहुत काम रहता होगा? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। हाँ, बस इतना ही कहा, लेकिन उस एक शब्द के पीछे पिछले 15 साल खड़े थे। कॉलेज, नौकरी, नई जिम्मेदारियां, नई जगह, नई पहचान, और हर साल अपने आप से किया गया एक छोटा सा वादा, इस बार जरूर जाऊंगा, जो कभी पूरा नहीं हुआ। रामू काका ने जैसे मेरे मन की बात पढ़ ली। वे धीरे से बोले, तेरी दादी आखिरी दिनों तक हर सावन में बरामदे की सफाई करवाती थी। मैंने उनकी ओर देखा। कहती थी, मेरा बच्चा आएगा तो घर गंदा नहीं दिखना चाहिए। मेरे हाथ की चाय ठंडी होने लगी। हवा अब भी चल रही थी, लेकिन भीतर कुछ बिल्कुल स्थिर हो गया। मैंने धीमे से पूछा, क्या उन्हें सच में लगता था कि मैं आऊंगा? रामू काका मुस्कुराए। उन्हें यकीन था। फिर थोड़ी देर चुप रहे। यकीन और इंतजार दोनों अलग चीजें होती है बेटा। उनकी ये बात मेरे भीतर कहीं गहराई तक उतर गई। कुछ देर बाद वे चले गए, लेकिन जाते जाते एक बात और कह गए। दादी आखिरी शाम तक उस कील पर टंगी चाबी को देखती थी, जैसे किसी दिन उसे कोई फिर उतारेगा। मैंने अनायास बरामदे की ओर देखा। वही चाबी, वही कील और वही खामोशी। मैं बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। पहली बार मुझे अपने शहर वाला घर याद नहीं आ रहा था। याद आ रही थी वे सारी बार जब मैंने आने का टिकट रद्द किया था। कभी प्रोजेक्ट की वजह से, कभी प्रमोशन की वजह से, कभी इसलिए कि छुट्टियां कम थीं, और कभी सिर्फ इसलिए कि मुझे लगा अगले महीने चला जाऊंगा। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम शायद यही होता है कि हमारे पास अभी बहुत समय है। दोपहर तक मैं दादी की अलमारी फिर से ठीक करने लगा। एक एक कपड़ा तह करके रख रहा था। तभी नीचे से एक पुरानी कॉपी निकल आई। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। पहले पन्ने पर दादी की लिखावट थी। बहुत सुंदर, बहुत सीधी, बहुत शांत। उस पर सिर्फ एक तारीख लिखी थी, और नीचे, आज वो शहर चला गया। बस इतना। मैंने अगला पन्ना खोला। उसमें कोई शिकायत नहीं थी, न कोई आंसू, बस छोटे छोटे रोजमर्रा के वाक्य। आज नीम पर पहली कोयल आई। आज उसके पसंद के आम पके। आज बरामदे की चारपाई ठीक करवाई। आज बारिश बहुत हुई। हर 2-3 पन्नों के बाद एक ही वाक्य दोहराया गया था, शायद अगली छुट्टी में आएगा। मैं पन्ने पलटता गया। हर मौसम बदलता गया, हर साल बदलता गया, लेकिन वह एक वाक्य नहीं बदला, शायद अगली छुट्टी में आएगा। मेरी आंखों के सामने धुंध सी उतर आई। दादी ने कभी नहीं लिखा, क्यों नहीं आया? उन्होंने कभी नहीं लिखा, उसे हमारी याद नहीं। उन्होंने सिर्फ उम्मीद लिखी, इतनी शांत, इतनी सरल, कि पढ़ते पढ़ते अपराधबोध और भी गहरा हो गया। मैंने कॉपी बंद कर दी। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। सिर्फ बाहर बारिश के बाद टपकती बूंदों की आवाज आ रही थी।
मैं खिड़की तक गया। नीम के नीचे वही पत्थर भीगा हुआ था। अचानक मुझे एक और बात याद आई। दादी हर शाम वहां बैठकर मेरा इंतजार करती थी। मैं सोचता था, उन्हें बाहर बैठना पसंद है। शायद उन्हें रास्ता देखना पसंद था। शाम ढलने लगी। आसमान हल्का नारंगी हो गया। चिड़िया अपने घोंसलों की ओर लौटने लगी। मैं बरामदे में बैठा कॉपी फिर से पढ़ रहा था। एक पन्ने पर दादी ने मेरा बचपन का एक वाक्य लिखा हुआ था। मैं बड़ा होकर भी हर साल यहीं आऊंगा। मैं हंस भी पड़ा और उसी पल गला भी भर आया। बच्चे वादे बहुत आसानी से कर लेते हैं। बड़े होकर हम उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन जिनसे वादा किया गया हो वे अक्सर नहीं भूलते। रात होने लगी। मैंने लालटेन जलाई। उसकी लौ दीवारों पर हल्की सुनहरी परछाइयां बनाने लगी। मैंने फिर उसी कील से चाबी उतारी। इस बार उसे हाथ में लेते ही लगा, ये सिर्फ धातु नहीं है, ये उन सारे अधूरे लौट आने का भार अपने भीतर लिए हुए है। मैंने धीरे धीरे पूरे बरामदे की दीवार को साफ करना शुरू किया। जहां कल वह चौकोर निशान दिखाई दिया था, वही धूल की परत और हटाई। लकड़ी पर उंगलियां फेरते ही एक बहुत महीन सी रेखा उभर आई, जैसे वहां कभी कोई छोटा सा लकड़ी का खाना जड़ा हुआ हो। बहुत ध्यान से देखने पर उसकी किनारी दिखाई देने लगी। मैंने लालटेन पास लाई। दीवार के उसी हिस्से में लकड़ी का रंग बाकी हिस्सों से अलग था, और सबसे नीचे एक बहुत छोटा सा पीतल का छेद। इतना छोटा कि पहले कभी ध्यान ही नहीं गया। मैं कुछ पल चुपचाप उसे देखता रहा। फिर मेरी नज़र अपनी हथेली पर रखी उस चाबी पर गई। उसका सिरा बिल्कुल उसी आकार का था। मैंने उसे अभी उस छेद में नहीं लगाया। न जाने क्यों, ऐसा लगा जैसे कुछ दरवाजे जल्दबाजी में नहीं खोले जाते। पहले उनके सामने बैठना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, उनके इंतजार का सम्मान करना पड़ता है। मैंने चाबी फिर से अपनी हथेली में बंद कर ली। लालटेन की लौ धीरे धीरे स्थिर थी। बाहर नीम की पत्तियां हवा में हिल रही थीं, और उस शांत रात में मुझे पहली बार महसूस हुआ, शायद दादी ने ये चाबी किसी संदूक की रखवाली के लिए नहीं छोड़ी थी। उन्होंने इसे इसलिए संभाल कर रखा था कि जिस दिन मैं सचमुच लौटूं, उस दिन मैं सिर्फ इस घर का नहीं, अपने ही छूटे हुए जीवन का दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो चुका हूँ। वीडियो पार्ट 1 एंडिंग आउट्रो। लालटेन की लौ अब धीरे धीरे और भी शांत हो चुकी थी। मेरी हथेली में वह पुरानी पीतल की चाबी अब भी वैसे ही रखी थी, लेकिन अब उसका वजन पहले जैसा नहीं लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि कुछ देर पहले तक मैं उसे सिर्फ एक चाबी समझ रहा था, और अब वह किसी के पूरे इंतजार का भार अपने भीतर लिए हुए थी। बरामदे के बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई थी। नीम की पत्तियों पर गिरती हर बूंद जैसे एक पुरानी याद को धीरे धीरे जगाती जा रही थी। मैंने आखिरी बार उस छोटी सी लकड़ी की दीवार की ओर देखा, जहां वो नन्हा सा पीतल का छेद मेरी ओर चुपचाप देख रहा था। क्या सचमुच यही वो जगह है जहां दादी ने वर्षों तक इस चाबी को संभाल कर रखा, या इसके पीछे अभी भी कोई ऐसी बात छिपी है जो उन्होंने कभी शब्दों में नहीं कही? उस रात मैंने वो चाबी उस ताले में नहीं लगाई। कुछ दरवाजे सिर्फ हाथों से नहीं खुलते, उन तक पहुंचने के लिए दिल को भी थोड़ा लौटना पड़ता है। और शायद मेरी ये वापसी अभी पूरी नहीं हुई थी। अगली सुबह जब ये चाबी पहली बार उस पुराने लकड़ी के खाने में घूमेगी, तो शायद कोई खजाना नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है मुझे मेरी दादी की वो आखिरी बात मिल जाए जो उन्होंने कभी कही ही नहीं। तब तक अगर इस घर की बारिश, नीम की सरसराहट और दादी की यादों ने आपके मन को थोड़ा सा सुकून दिया हो, तो इन्हें अपने साथ ही रहने दीजिए। अब अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए, एक गहरी शांत सांस लीजिए, और जब भी मन चाहे हम इसी पुराने घर के बरामदे में फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।